हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडल टेस्ट पेपर। आपका रहेगा चौथा। इससे पहले भी मैंने 3 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए हैं। एचटेट के भी कुछ प्रीवियस ईयर डाल दिए, जिसने नहीं देखे वो देख लेना। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर या तो आए हुए हैं प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में, या फिर इनकी आने की संभावना है। कहने का अभिप्राय ये है, ये संभावित प्रश्न है, यानी संभावना है इनके आने की। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, या तो आ चुके या आने की संभावना है। लेकिन ये नहीं है कि पूरा पेपर किसी सन का है, किसी किसी पेपर से ये प्रश्न उठाए हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि निरंतर क्लासें यहाँ निःशुल्क चली हुई हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी 11वीं 12वीं आरओ भाग 1 आरओ 2 वितान यानी टीजीटी पीजीटी का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा निःशुल्क मिल रहा है। मॉडल टेस्ट पेपर निःशुल्क मिल रहे हैं, और इसके साथ ही आपको हिंदी व्याकरण साहित्य भी निःशुल्क मिल रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अगर आप निःशुल्क का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाले निशान को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर, यानी कहने का प्राय प्रश्न नंबर तो है ये 91, लेकिन एक से एक रहेगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक ही सेकंड। दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न। दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाद जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किन उपन्यासों में उठाया है। मतलब दहेज प्रथा है, कुलीनता का प्रश्न है। जैसे कुलीनता आप समझ गए होंगे, जैसे गोत्र का होता है ना, जब शादी कोई कर लेता था इस गोत्र में नहीं होनी चाहिए, उसमें ये समाज ने अपने बस्तर बनाए हुए हैं। पत्नी जैसी विवाद जैसी जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किन उपन्यासों में उठाया है। सेवा सदन में उठाया है, निर्मला ने रंगभूमि में, और गबन में। तो देखो, ये चारों ही उपन्यास यहाँ दिए हैं, ये चारों ही प्रेमचंद के। पहले आप चारों याद कर लेना, ये चारों प्रेमचंद के, ठीक है। अब इसका उत्तर रहेगा सेवा सदन। ए रहेगा सेवा सदन में इन्होंने दहेज प्रथा, कुलीनता और जो बेमेल विवाह जैसी समस्याओं को उठाया है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 50 हैं, 52 है, और 54 है, 55 है। तो ये रहेगा आपका बी 52। कुल वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है, ठीक है। याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। देखो भाई, मैंने आत्मकथा की एक वीडियो करवा रखी, ट्रिक के द्वारा करवा रखी है। अगर आप सर्च करोगे सक्सेस इन हिंदी अकेडमी बाय अंजना मैम, तो ये आत्मकथा की वीडियो आ जाएगी ट्रिक के द्वारा। एक बार आपने देख ली, जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और एक आत्मकथा में से प्रश्न आता ही आता है, हर बार आता है। तो इसका आपका 93 का उत्तर रहेगा बी, मैत्रेय पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है। आत्मकथा वो होती है जो लेखक अपने बारे में लिखता है। जीवनी वो होती है जो किसी दूसरे महापुरुष के बारे में लिखी जाती है। चिरजीव जोरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर, को घटी वर्ष भानुजा ये हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। तो पहले तो ये 3 शब्द शक्ति के उदाहरण है। ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। तो 94 का आप करेगा व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण। किसका है? व्यंजना शब्द शक्ति का। अब अभिधा में तो भाई सेम जैसा वाक्य होता है, बिल्कुल सीधा ही लिखा जाएगा, ठीक है। लक्षणा में एक तरह से आप अलंकार वगैरह ऐसे आते हैं। व्यंजना में इनसे थोड़ा सा अलग है, यानी व्यंजना में होता है कि जैसे चोरी जुरे क्यों न हुए, मतलब एक तरह से आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, मनो मानो वो वाले, उसमें ये आ जाती है व्यंजना में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंचवाण। तो ये हंस का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखेंगे 95 का आपका उत्तर रहेगा सी, मराल। तो ये भुजंग तो सांप का है भाई, ठीक है। कुरंग और पंचबाण ये उसका है, ये जो होता है कुरंग, अब ये ध्यान नहीं आ रहा। भुजंग तो ये इसका सांप का है। मराल आप याद रखोगे, ये हंस का है मराल।
अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सुने कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। वातत लतिका, ये सुकुमार पड़ी है छिंदार, निहित रस है। तो देखो बहन, पढ़ने से पता चल रहा है कैसा रंग है, रस है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, यानी जो मुकुट है, यानी मुकुट यहाँ मोड़ से ले, जो जिसको मोड़ बोलते हैं ना, जैसे हमारे देहाती में मोड़ बोलते हैं। तो अभी कल हुए थे हल्दी, यानी अभी अभी नवयुवक और नवविवाहिता की शादी हुई थी, युवक और युवती की, और अभी से उनका देहांत हो गया है। तो देखो ये वीर सैनिक के बारे में है। तो इसमें देखो करुण रस है भाई, जब नई नई शादी हो और इस प्रकार की खबर मिल जाती है तो बताने की आवश्यकता नहीं होती, करुणा का भाव आ ही जाता है। तो 96 का सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं 97 का। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि है। केवल भारतीय शिवमूर्ति है, शिवराज सिंह बेचन है। तो 97 का आपका उतरेगा सी, शिवमूर्ति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो 98 का रहेगा आपका सी, इच्छा। देखो भाई, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड कर ले। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको दिया गया है, जिसमें से आप वॉइस कॉलिंग वगैरह मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से संबंधित आपको डाउट हो तो। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये है स्त्रीलिंग, झुरमुट, अंत्येष्टि, निराला। तो यहाँ देखो 98 का रहेगा आपका सी, इच्छा तो स्त्रीलिंग होता है, मेरी ये इच्छा है। निराला, तो इसमें भाई आपका रहेगा निराला रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी ये इच्छा है तो ये तो स्त्रीलिंग है। या फिर ये हो सकता है झुरमुट आग हो गया, क्योंकि इसमें नहीं है, नहीं होगा, ये सीधा ही मिलेगा भाई, ये सीधा मिलेगा अंत्येष्टि। तो ये इच्छा है होगा। अगर निराला का देखा जाए तो, क्योंकि निराला भी बहु ये है, पुल्लिंग है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला से लगा लीजिए कि व्यक्ति का नाम। वैसे भी ये निराले कवि है, निराला इंसान है। झुरमुट है, झुरमुट मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं होते हैं, मान ले पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा झुंड वो बोले जाते हैं, जिसमें झाड़ी वगैरह होती है तो झुरमुट होता है। तो झुरमुट में इकट्ठा अंत्येष्टि। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें नीचे ये ऑप्शन ही सारे इस प्रकार से, अंत्येष्टि ये भी स्त्रीलिंग है वैसे देखा जाए तो, अंत्येष्टि। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये पुल्लिंग है, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये ऑप्शन ही थोड़े से अजीब से दे रखे हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, सरसों है, मकई है, सारस है, मूंग है। तो 99 का आपका रहेगा सी, सारस इसमें पुल्लिंग है। सरसों, मूंग, मकई ये सारे स्त्रीलिंग हैं। जैसे मूंग की दाल वो। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। भाई अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दिक्कत आ रही है तो वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो देखिए उपयुक्त दिया गया है, उपयुक्त। तो उपयुक्त के लिए आपका रहेगा ए, ये सही शुद्ध है, बाकी तीनों गलत हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक उपन्यास। तो 101 का रहेगा आपका डी। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। थोड़ा सा गला खराब है भाई, माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको कुछ आवाज़ में दिक्कत हो रही हो तो। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है आज, कल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो द्वंद्व का मतलब होता है जैसे बराबरी वाला, या लड़ाई का, जैसे लड़ाई होती है। द्वंद्व मतलब दोनों बराबरी की होती हैं द्वंद्व समास में। जैसे आज, कल, रातों रात। देखने को तो योजक चिन्ह भी होता है कई बार, क्या हो द्वंद्व ऐसा कि मतलब कि दोनों ही आपने योजक चिन्ह दिए, आप बचपन से पढ़ते हो, योजक चिन्ह आपको दिखा नहीं, आप तुरंत द्वंद्व समास लगा लेते हो। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ चारों में ही योजक चिन्ह दिए हैं, तो आप कैसे पहचानोगे? देखो भाई, जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, यानी दो शब्द बार बार आए हैं, तो वो अव्ययभाव समास होता है। मतलब सेम सेम यानी समान समान शब्द दोनों तरफ आए। तो रातों रात भी समान समान आए तो इसमें भी अव्ययभाव समास है। दिन दिन में भी समान समान आए, इसमें भी अव्ययभाव समास है। वीर पुरुष भी क्रमधारी समास है, ये वैसे ही लगा दिया है तो ये क्रमधारी रहेगा। आज और कल, ये दोनों आज और कल, ये नहीं, दोनों ही बराबर के अलग अलग हैं।
आज, क्योंकि ये तो समान समान है ना, तो ये अविभाव होंगे दोनों। और इसमें वीर पुरुष में क्रमधारी हो जाएगा, तो इसमें है द्वंद्व समास। ठीक है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद देखना है पवन में, तो देखिए 103 का रहेगा आपका ए, पो प्लस अन, पवन। ठीक है, पो प्लस अन ये रे। अगर यहाँ दो शब्द, दो आ जाती मात्राएं, तो आपका पो प्लस अन, तो ये हो जाता आपका पावन। ठीक है, पावन। ये दो मात्रा लग जाती तो पवन। अब एक मात्रा आई है तो यहाँ भी एक पवन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी कवियों ने किससे किया भाई? बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों ने फारसी कवियों ने से किसने किया भाई? ये थोड़ा वाक्य थोड़ा अजीब सा दे रखा है। बिहारी के दोहों की चमत्कार तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों से किसने की है? फारसी के कवियों से किसने किया है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 104 का आपका रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। ठीक है, बिहारी के दोहों से चमत्कारपूर्ण तुलना, यानी जो बिहारी के दोहों से तुलना की है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। कलम और सिपाही कृति के लेखक हैं प्रेमचंद है, विष्णु प्रभाकर है, अमृत राय है, रामविलास शर्मा है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं तो भाई यहाँ देखो, कल एक आता है कलम का मजदूर। आप मुझे कमेंट में बताओगे कलम का मजदूर जीवनी किसकी है और किसने लिखी है। ठीक है, एक कलम का सिपाही के लेखक कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, विष्णु प्रभाकर है, अमृत राय है, रामविलास शर्मा है। तो 105 करेगा आपका सी, अमृत राय है कलम का सिपाही के लेखक है। लेकिन ये जीवनी किसके बारे में? तो ये प्रेमचंद के बारे में है, और प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, उसने ये जीवनी लिखी है कलम का सिपाही। अब कलम का मजदूर किसकी जीवनी है? तो ये भी प्रेमचंद की है, और ये लिखी है मदन गोपाल ने। किसने? मदन गोपाल। मैं से मदन, मैं से मजदूर। ठीक है, वैसे भी याद कर सकते हो भैया अपने पिता को तो सभी कलम का क्या है सिपाही मानेंगे, मजदूर तो कौन मानेगा? मजदूर तो कोई दूसरा ही मानेगा। और एक आती है प्रेमचंद घर में, ये है शिवरानी की, और शिवरानी ने लिखी है, लेखिका है इनकी, और प्रेमचंद शिवरानी इनकी प्रेमचंद की पत्नी थी। तो ये तीनों जीवनी याद रखेंगे प्रेमचंद की। जिस समास के पूर्व में पूर्व एवं उत्तर पूर्व दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, भाई दोनों पद समान रूप से प्रधान मिलेंगे आपको। तो 106 का आपका रहेगा डी, द्वंद्व समास भी दोनों में समान पद रहेंगे ना। अभी विभिन्न ने किया था, जैसे दिन और रात पढ़ा था, माता पिता भाई बहन नेत्र। कवि वचन सुधा थी, एक कविता प्रतियोगिता थी, एक पत्रिका थी, एक नाटक प्रतियोगिता, एक साहित्यिक संस्था थी। तो 107 का रहेगा बी। एक क्या थी? कवि वचन सुधा क्या थी? एक पत्रिका थी। ठीक है। मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास लेखक का नाम है मंगलसूत्र, तो ये बिल्कुल आसान है मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र 108 रहेगा भाई बी, प्रेमचंद। अब क्या है मंगलसूत्र? भाई देखो आजकल क्या है, प्रेम विवाह बहुत ज़्यादा होने लगे। मैं वैसे ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने के लिए, हो सकता है ऐसे तो कॉमन है, सबको याद ही होगा, हो सकता है कोई फ्रेशर है पहली बार याद हो, उसके लिए बता रही हूँ। होता है तो फिर क्या है मंगलसूत्र, अब प्रेम कर रही परिवारों ने उसे इजाज़त नहीं, तो उनका मंगलसूत्र क्या रह जाता है? प्रेम में मंगलसूत्र अधूरा रह जाता है, प्रेम में मंगलसूत्र अधूरा रह जाता है। तो ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को याद नहीं हो, क्योंकि ये प्रश्न तो सामान्य से सभी को याद ही होंगे। देखो भैया, अगर आप अपने तैयारी का आंकलन करना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप अपनी तैयारी जांच लिया करो, यानी अपने उत्तर लगा लिया करो। फिर देखो आपके कितने में से कितने नंबर आ रहे हो, आपकी तैयारी कैसी है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ, संपत्ति का बचा रहना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त होना, शत्रु से मुकाबला होना। 109 का रहेगा आपका उत्तर सी, खेत रहना मुहावरे का वीरगति को प्राप्त होना। दूसर किसका पर्याय है? असव, मेघ, गदर्भ, अजा। तो दूसर है इसका सी, गदर्भ। गदर्भ मतलब गधा, गधा के पर्यायवाची हैं ये। ठीक है, असव है घोड़ा का, मेघ बादल का। ठीक है, और अजा इसमें होता है बकरा, अजा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प।
एक सी भाई सबको पता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा पूछी गई है, तो आदिकाल की समय सीमा रहेगी विक्रम संवत है ये 150 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। दिक जीवन को पाता ही विरोधिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण बार बार परीक्षा में आई है। 113 का आपका रहेगा, ये क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मिलान करना है। मानस का हंस, झूठा हंस, टेढ़े मेढ़े रास्ते, राजकमल चौधरी। तो इसका आपका रहेगा, देखो 114 का है आपका सी है, ए का 2, बी का 3। तो देखो मानस कास अमृतलाल नागर की, झूठा हंस यशपाल की, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर ले। मिलान वाले प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है, किसने की भी नाटक को पंचम वेद की मान्यता? भरतमुनि, विश्वनाथ, दशरथ ओझा, पाणिनि ने। 115 का रहेगा आपका ए, भरतमुनि ने। नाटक को पंचवेद की मान्यता किसने दी? भरतमुनि ने दी है। 100। अभी चलते आगे। देखो भाई, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये निरंतर क्लास आपकी यहाँ चलती रहेगी निःशुल्क। वो भी मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे आपको और पूरा पाठ्यक्रम भी आपका फ्री में होगा। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका 116 का आपका रहेगा डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल में पात पात, ये तो अपने देहात में कई बार आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा। इन कवियों के जन्म काल का आरोही क्रम लगाना है। तो आरोही मतलब होता है चढ़ता क्रम, तो चढ़ते क्रम में देखेंगे सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद में कौन। तो 118 आपका रहेगा आपका बी, पहले जायसी, फिर सूरदास, फिर कबीरदास, फिर तुलसीदास। तो 117 माफ़ कीजिए भाई 17 का सी आएगा। पहले कबीरदास आएंगे, फिर आपके आएंगे जायसी, फिर सूरदास, फिर तुलसीदास। ठीक है। नाबादास किस कविता के किस देवता के उपासक थे? नाबादास भाई किस देवता की पूजा करते? सीधी सी बात है। तो बी, राम की। नाबादास राम की पूजा करते थे, वो तो राम के उपासक थे। किस वाक्य में से अपादान कारक के रूप में हुआ है? यानी में से अपादान कारक के रूप में हुआ। में से तो आप में सब में मिलेगा, लेकिन क्या है अपादान कारक में? बालक कलम से लिखता है, कलम से आया, लेकिन क्या है ये एक साधन है, तो उसमें कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। किसमें? कर्ण कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। रोगी ने अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की, तो ये भी नहीं होगा। भी अपने बल से, तो ये भी एक साधन है भी, अपने बल पर। अपना बल क्या है इसमें? साधन है। घोड़ा दबाते ही बंदूक से निकली गोली, तो इसमें अपादान में होता है अलगाव का भाव, यानी अलग होने का भाव। तो ये क्या है? अलग हो रही है, तो इसमें ये आगा। त्योहार से प्रेम भाव बढ़ता है, तो ये इसमें भी नहीं हुआ, इसमें कोई अलगाव का भाव नहीं है, तो इसमें सी इसका उत्तर रह जाएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता है। तो पहली बात तो मैं ये रचयिता गलत है ये बता देती हूँ, तो रचयिता ये लिखा जाएगा। अब आप में से कौन कहेंगे मैम इसमें क्या प्रश्न वाला ने, अभी प्रश्न वाले मॉडल टेस्ट बनाने वाले ने गलत लिख रखा है। च पर मात्रा नहीं आएगी। अब शुद्ध अशुद्ध में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, रचयिता। च पर मात्रा नहीं आएगी, ये पे मात्रा आएगी, तो ये गलत है, ध्यान रखेंगे। ये ठीक है जो मैंने लिखा है। तो इसका 120 का आपका उत्तर रहेगा बी, गंग कवि। 84 वैष्णव की वार्ता की रचयिता, फिर इन्होंने गलत लिखा है। 84 वैष्णव की वार्ता, इसमें आपका रहेगा ए, गोकुलनाथ। मंजुल का अर्थ है अच्छा, मिला जुला, सुंदर, बड़ा, तो ये रहेगा आपका सुंदर। मंजुल का अर्थ है सुंदर। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में? भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, चाहिए के अर्थ में। तो 123 का आपका रहेगा सी, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। मात्रा की दृष्टि से, ठीक है, दोहा से पहले तो मैं दोहा का बता देती हूँ। दोहा में पहली और तीसरी पंक्ति में होती है 13 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में होती हैं 11 मात्राएं। ठीक है।
अब इसका उल्टा किस में होगा, 124 का रहेगा आपका डी सोरठा में। सोरठा में इसका उल्टा मिलेगा, यानी कि देखो दोहा में पहले और तीसरे में कितनी है 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में कितनी है 11 मात्राएं हैं। अब सोरठा में क्या मिलेगा, पहले और तीसरे में आपको मिलेंगी 11 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में मिलेंगी आपको 13 मात्राएं। तो ये रहेगा आपका सोरठा, डी उत्तर रहेगा आपका। ठीक है, ये रहेगा डी सोरठा। देखो भाई, जहाँ रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ मैं रुक जाती हूँ, बाकी बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं तो उसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे, वो जल्दी जल्दी निकाल देंगे। यदि ए या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं इस संधि में। देखो भाई, ए प्लस में ई आए तो आपका होगा ए। ठीक है, ए प्लस मिलकर ऊ आए, ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा आपको ओ। ए प्लस री आए, री है भाई ये, तो इसका होता है अर। तो ए ओ अर किस में होते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, गुण संधि में। गुण संधि में होते हैं ए ओ अर। ठीक है, तो ये गुण संधि। वर्धी संधि में आपको 2 मात्राएं मिलेंगी। दीर्घ संधि में ज़्यादातर ई और ऊ मिलेंगी। अयादी संधि में आपको ए आए आओ औ मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका रहेगा गुण संधि। ठीक है, इसका रहेगा सी। अब चलते हैं 126 प्रश्न की तरफ है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो भाई, मैंने ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जितने भी पुरस्कार इनकी वीडियो मैंने करवा रखी, ट्रिक के द्वारा करवाई है। एक बार पढ़ोगे तो पूरी ज़िंदगी के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। सर्च करना सक्सेस इन हिंदी अकेडमी बाय अंजना मैन, ये ज्ञान पुरस्कार, ये सारे आपको मिलेंगे वहाँ, और बड़े अच्छे से मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार जरूर करोगे। पुरस्कार वाली जितनी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, यही बार बार में आती रहती हैं। उर्वशी, ठीक है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि आप जरूर करें, जितनी पुरस्कार हैं जरूर करके जाएं, चाहे आपका कोई या चाहे महाराष्ट्र की परीक्षा दे रहे हो चाहे एस्टेट की, वो आप अवश्य करेंगे। आवरा मसीहा के लेखक हैं, आवरा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर, और ये किसके, ये शरत चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र के जो है उसके जीवन पर आधारित है। मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग है। क्रमवाच्य, कृतवाच्य, गलतवाच्य तो कोई होता ही नहीं, इसको तो काट देना। वाच्य के 3 भेद होते हैं, बाकी 3 देखें। 128 का रहेगा डी भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाव छिपा है। मरम वचन मतलब उसमें भाव है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला के रहेंगे बी श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला। देखो सारी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, हिंदी सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, जरूर याद करें। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। देखो इससे ये अनुमान लगा लो, इनमें जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, एक उपनाम का प्रश्न जरूर आएगा, और उपनाम की भी मैंने वीडियो करवा रखी, वो भी आप देख सकते हैं। हरि प्रसाद द्विवेदी को वियोगी हरि कहा जाता है, यानी वास्तविक नाम वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। करते तुलसीदास कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये देखें, इसमें 131 का आपका रहेगा उत्तर सी मैथिली क्षण गुप्त। करते तुलसी भी कैसे मानदनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो मैथिली क्षण गुप्त। 132 किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयुक्त होती है। तो थोड़ा मैं एक बार ऊपर कर देती हूँ, अब ध्यान से देखें। भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णात्मक, विचारात्मक। तो आपका रहेगा डी विचारात्मक, जिसमें विचार होते हैं उसमें समास शैली होती है। 133 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसकी भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा है इसकी। इस्तवार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, गासी देतास ने लिखा, और उसकी भाषा है फ्रेंच, और इसकी भाषा है अंग्रेजी। ध्यान रखेंगे 1888 में ये लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 134वां प्रश्न, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो 134 का आपका रहेगा बी माघ के लिए,
घंटा किसके लिए विशेषणों का प्रयोग हुआ है? माघ के लिए, याद रखेंगे। ठीक है। बस स्वागत में कौन सी संधि है? बिल्कुल आसान है, बार बार पूछा गया है। बी दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है इसमें। माफ कीजिए भाई, दीर्घ नहीं होगी, सु प्लस आगत होगा ये, सु प्लस आगत। तो ये उ और ए मिलकर क्या हो जाते हैं? अब हो जाते हैं उ प्लस ए, और ये वर्ण भी इसमें आधा हो जाएगा, से, सु प्लस आगत स्वागत। तो इसमें यण संधि होगी, स्वागत में होगी यण संधि। तो ये आप माफ़ी चाहती हूँ, जल्दबाजी में बोल दिया, यण संधि आएगी। देखो ध्यान दीजिए, यण संधि का एक पहचान है, ज़्यादातर में अपवाद तो कहीं हो सकते हैं, कहीं में जैसे ये व रे से पहले आधे वर्ण मिलेंगे यण संधि में, ये व रे से। ठीक है, ये व रे से पहले आधे वर्ण मिलेंगे। अयादी संधि में ये व रे से पहले पूरे वर्ण मिलेंगे, अयादी में ये व रे से पूरे, यण में आधे मिलेंगे। ठीक है, तो ये यण संधि रहेंगे। देखो वैसे पहले आधा वर्ण आया है। इनमें थोड़े तोड़ के देख लेना, एक दो अपवाद भी हैं। इनमें कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु की है? भाषा में लाक्षणिकता, समस्या पूर्ति, तीव्रता करना, संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग। तो इसमें 136 का आपका रहेगा बी, समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता थी। इतिवर्तात्मक थी द्विवेदी युग की विशेषता, द्विवेदी युग की, और भाषा में लाक्षणिकता थी छायावादी युग की विशेषता। ये याद रखेंगे, इतिवर्तात्मकता द्विवेदी युग की, भाषा में लाक्षणिकता छायावाद की, समस्या पूर्ति आपकी रहेंगी भारतेंदु युग की। ये भी याद रखें। ये दोबारा आ गया है पवनाड़ा, तो इसमें अयादी संधि, पवन में कौन सी संधि है? अयादी संधि है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो देखिए 138 का आपका उत्तर रहेगा सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले, भाई निबंध शैली पत्रकारिता ने जो विकसित की है, सबसे ज़्यादा पत्रकारिता में जो निबंध लिखे वो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखे हैं। ठीक है, और इसकी ट्रिक लगा लेना भाई, क्या है? राम वृक्ष, वृक्षों से क्या भाई कलम बनाई जाती है, और कलमों से क्या लिखे? पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। निम्न कौन सा अष्टचाप का कवि नहीं है? नहीं है पूछा गया है। कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। 139 का आपका रहेगा बी, स्वामी हरिदास। कुंभन ये अष्टचाप के नहीं है, बाकी तीनों किसके हैं? अष्टचाप के कवि हैं। निम्नलिखित में और अष्टचाप की स्थापना की थी 1565 में की थी, और किसने की थी? विठल दास ने की थी। किसने? वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठल दास ने की थी 1565 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? 140 का रहेगा सी, भरतेश्वर बाहुबली। ये अपभ्रंश में लिखी गई थी, भरतेश्वर बाहुबली अपभ्रंश में, याद रखेंगे। कुमारदास और ढोला मारोदा जयमंग जस्त्री का ये नहीं लिखी गई थी। ठीक है, देखो भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको निरंतर क्लास चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। 141 का रहेगा आपका सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र की है। 142 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहिए, एनसीईआरटी या मॉडल टेस्ट पेपर ही करवा दीजिए मैम, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करो कि आपको किस टॉपिक की आवश्यकता है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बुद्धिजीवी देखें 142 का सी रहेगा, बुद्धिजीवी ये शुद्ध आएगा। ठीक है, हो सकता है किसी को मॉडल टेस्ट पेपर नहीं चाहिए, एनसीईआरटी के प्रश्न चाहिए, तो वो आपकी इच्छा है, तो मैं एनसीईआरटी करवा दूंगी। आगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? देखो, चिंता इतेलम आंगन के पार द्वार अरिघास पर क्षण भर। तो 143 का रहेगा आपका सी, आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये आगे के ऐसे, आगे भी ऐसे, आंगन के पार द्वार भी, और ऐसे अकादमी। ठीक है, तीनों ऐसे मिल रहे हैं, याद कर लेना। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये किसकी? आज केशवदास की, तुलसीदास की, रहीम की। तो ये 144 का रहेगा सी, तुलसीदास की। केशव कहीं न जाए का कहिए तुलसीदास की, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पंक्ति बार बार आई है, याद कर लेना। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक हैं। देखिए
रहेंगे। इसके संपादक डी बाबू युगल किशोर हैं और ये उदंत मार्तंड पहला पत्र 1829 में लिखा गया था। ये 29 में था या 26 में, 29 में था ये भी। और ये पहली बार आया था जो पत्र था उदंत मार्तंड, और ये मंगलवार को आता था, ये मंगलवार को छपता था ये, ठीक है। उदंत मार्तंड ये भी पूछा गया था कि ये किस वार को आता था, तो ये मंगलवार को आता था, ये भी आप याद रखेंगे। और मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य, एक बार ये भी पूछ लिया गया था, उगता हुआ सूर्य, इसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार है बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो 146 का आपका रहेगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद, ये क्या है, निबंध है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, 147 का आपका रहेगा बी, ई प्रत्यय चमेली में नहीं है। देखो वैसे तो सब में ई दिखा रहा है लास्ट में, लेकिन ये क्या है, नाम है, ध्यान रखेंगे। तेल, तेल से तेल में ई लगा दिया, तेल ही बन गया। माली में ई लगा, माला में ई लगा दिया, माली बन गया माला में। अलबेली में, अलबेला में लगा दिया, ई बन गया। लेकिन चमेली क्या है, नाम है, तो इसलिए इसमें ई प्रत्यय नहीं है। गोरखबानी के संपादक कौन है, माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। 148 का रहेगा डी, गोरखबानी के संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। मधुकलश के रचनाकार का नाम बताइए, तो इसका आपका 49 करेगा हरिवंश राय बच्चन। और कई बार पूछा गया कि इनकी रचना आत्मकथा कितने भागों में है, तो उसमें है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं, ठीक है। और नीड का निर्माण, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, लिख लेना, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। देखना किसी ये बार बार पूछा गया है, इतनी इसकी आत्मकथा कितने भागों में है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक के संकलन के रचयिता हैं, तो 150 का आपका सी रहेगा आगे है, हरी घास पर क्षण भर। तो देखो भाई ये प्रश्न आपको कैसे लगे, या आप मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हैं या एनसीईआरटी की ही, नहीं मैम ये रहने दे एनसीईआरटी की, तो मैं एनसीईआरटी की करवा दूंगी, आपकी क्या राय है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। निरंतर क्लास चाहते हैं निःशुल्क, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले निशान को दबा देना, तब मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचाएँ, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय